हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक काल में घोड़ों का उपयोग यानी अश्व के उपयोग को जानेंगे कि अश्व आखिरकार उस समय क्यों इतना महत्वपूर्ण था। वैदिक काल की यदि बात करें तो वैदिक काल में जो घोड़े का इस्तेमाल होता था वह आर्यों के लिए अपरिहार्य एक विशेषता रही है और कई ऐसे स्रोत हैं जिससे यह पता चलता है कि उनके जीवन में घोड़े का क्या महत्व रहा है। वैदिक काल के पूर्व यदि हम लोग मध्य एशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखें तो घोड़े के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है। यदि हम लोग संस्कृत, अवेस्तन, ग्रीक, लैटिन और भारोपीय भाषाओं में घोड़ों के यानी अर्थात अश्व के शब्दों के समतुल्य देखें तो बहुत से शब्द मिलते हैं। हेरोडोटस के अनुसार ईरानी क्षेत्रों में अधिकांश जातियों, कबीलाई जातियों का नाम अश्व पर रखा गया था और ऐसा भी माना जाता है कि अश्व के आधार पर ही बहुत सारे उस समय केंद्र हुआ करते थे। यानी उस समय अश्व के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे कबीलों के नाम और केंद्रों के नाम घुमा करते थे। ये अश्व पशुधन के रूप में वे लोग इतना महत्व देते थे कि यहाँ तक कि वे अपने देवताओं से भी क्षमतावान और तेज अश्व की मांग करते थे। जैसे एक पुत्र की मांग के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, ठीक उसी तरह से ये उस समय तेज घोड़े और क्षमतावान घोड़े के लिए मांग करते थे, क्योंकि इनका बहुत सारा कार्य इस घोड़े पर ही टिका हुआ था। चाहे वह युद्ध हो, चाहे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन का सिस्टम हो, वे सारे घोड़े के ऊपर ही टिके हुए थे। और ऐसा भी माना जाता था कि जिसके पास उस समय घोड़े होते थे वह अभिजात वर्ग के कहलाते थे। पशु में घोड़े का जो उल्लेख मिलता है और इसलिए मध्य एशिया के करीब की बात कर रहे हैं, क्योंकि घोड़े की जो प्रजातियां पाई गई हैं समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश में घोड़ों की जो है मात्रा अधिक पाई गई है और वहीं पर उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र पड़ रहा है वहां पर शेर, सिंह, बाघ या गेंडे ज्यादातर मात्रा में पाए जा रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर जो है उष्ण कटिबंध में ये सब पशु पाए गए हैं और ये सब का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में जो उल्लेख है वो अश्व का है, गोधन का है यानी गाय का है और वृषभ यानी बैल का है। और जबकि ये सब समशीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जो मध्य एशिया या उसके आसपास के क्षेत्र पड़ते हैं। अश्व के बारे में ऐसा भी है कि ऋग्वेद में 215 बार अश्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गो शब्द का इस्तेमाल जो है अर्थात गाय शब्द का इस्तेमाल जो है 175 बार और वृषभ शब्द का इस्तेमाल अर्थात बैल का शब्द का इस्तेमाल जो है 170 बार किया गया है। ऋग्वेद में अश्व के बारे में 2 श्लोक भी पाया गया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आर्यों के लिए पशुधन के तौर पे अश्व का स्थान सबसे ऊंचा था और इनको वे लोग ईश्वर से भी मांग करते थे। अब आते हैं पशु के रूप में घोड़े का इस्तेमाल
तो हमने देखा। अब हम लोग रथ को देखेंगे और युद्ध रथ को देखेंगे। युद्ध रथ या रथ की बात करें तो यह भी जो है ईसा पूर्व 1400 के करीब में दक्षिण रूस के आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश मात्रा में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। और ये जो रथ है, यह रथ बेहद ही उस समय के लकड़ियों से बने हुए रथ हैं और इसको जो है कई बार मितानी शासक यानी मितानी राजा के वर्णन में भी देखने को मिलता है कि उनके जो शासक थे दशरथ, यानी 10 रथ वाले शासक या राजा, और ये लोग युद्ध के लिए जो है हमेशा रथ का इस्तेमाल करते थे। और इनके जो पहिए होते थे यानी चक्के होते थे, ये पहिए जो है यह स्पोक वाले होते थे। वहाँ ईरान में एक मोहर में जो है स्पोक वाले पहिए का चित्र अंकित है। और ये स्पोक वाले पहिए भी जो है लगभग 1400 या 1500 ईसा पूर्व के करीब में देखने को मिलता है। और हड़प्पा काल की यदि बात करें तो हड़प्पा काल में जो रथ के अवशेष खिलौने के रूप में जो मिले हैं, यानी जो रथ मिले हैं वो रथ ठोस हैं और स्पोक वाले जो रथ हैं वो देखने को नहीं मिले हैं। बहुत बाद के काल में बनावली या हरियाणा के सोहार नामक जगह से जो है इस तरह के चीज देखने को मिलते हैं, लेकिन यह हड़प्पा कालीन के बहुत बाद देखने को मिलते हैं, अर्थात यानी जब आर्यों का प्रवेश हो चुका था तब। तो हड़प्पा कालीन संस्कृति में ये सब देखने को नहीं मिलता है, उसके बाद की संस्कृति मिलता है। जबकि वैदिक कालीन संस्कृति में अश्व का प्रयोग देखने को मिलता है। उस समय किस तरह से रथ से ये लोग युद्ध करते थे यह भी देखने को मिलता है, और कैसे ये लोग स्पोक वाले पहिए का इस्तेमाल करते थे यह भी देखने को मिलता है। और ये लोग हमेशा से ही पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करते थे, यानी खेती भी करते थे। क्योंकि यह लोग ग्रामीण थे, ये लोग शहरी जीवन नहीं जीते थे, इसलिए अर्थव्यवस्था के तौर पे ये लोग कृषि पर भी निर्भर रहते थे। इन लोगों का जो कृषि का और पशुपालन का यह दोनों ही अर्थव्यवस्था का एक आधार था और इसी आधार पे वे लोग टिके हुए थे। तो यह जो है उस समय की आर्य संस्कृति की एक पहचान है। यह आर्य संस्कृति किस तरह से अपने संस्कृति को बनाए रखे थे, कैसे अपने परिवेश को बनाए रखे थे, उसके अंशों को हमने जाना है। धन्यवाद।